गाइस, वेलकम टू अशोका आईएएस। यहाँ पर देखिए, आपको पता है प्रीलिम्स एग्जाम आईपीएससी असम पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम का डेट नोटिफाई हो चुका है। 12 सितंबर को होगा आपका एग्जाम। एंड अभी जो है आपका मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा होगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आप अपना एग्जाम लगा रहे होगे, आप अपना मॉक टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे। अब देखिए, बात यह है, एक होता है मॉक टेस्ट सीरीज लगाना, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको वो प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। आप कैसे करते हो, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर। एंड मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो बात है, देखिए इस बार एक काफ़ी सिग्निफिकेंट, एक काफ़ी बड़ा चेंज लाया है असम पब्लिक सर्विस कमीशन ने। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नेगेटिव मार्किंग स्कीम। तो क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इससे पहले आपको अटेम्प्ट्स के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलता था, आपको पेनल्टी नहीं लगाना पड़ता था। लेकिन इस बार से क्या हुआ, इस बार से आपको मिलेगा पेनल्टी फॉर एवरी रॉन्ग अटेम्प्ट। सो कैसा अप्रोच आपका होना चाहिए, मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यूपीएससी या एपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो अशोका आईएएस के साथ फॉर आवर जीएस फाउंडेशन कोर्स, जहां पर आपको फुल फ्लेजेड कोर्स के साथ मिल जाते हैं सैटेलाइट कोर्सेस। इसके अलावा आपको मिल जाएंगे ऑप्शनल क्लासेस फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी एंड ज्योग्राफी। आप यहां पर कांटेक्ट करके कर सकते हो खुद को रजिस्टर। आप अगर मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा यहां पर। अशोका आईएएस आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, जो आपको मिल जाएगा फॉर बोथ द जनरल स्टडीज एंड सीसेट पेपर्स। अगर आप एपीएससी या यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की तैयारी कर रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट सीरीज जरूर लगाना चाहिए। एटलीस्ट मैं कहूँगा 45 to 50 टेस्ट तो आपको लेना चाहिए। एंड आपको मिल जाएगा यहाँ पर टेस्ट सीरीज हमारा सैटरडे एंड संडे को, जिसके लिए आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। फॉर फ्री रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हो खुद को कॉन्टैक्ट। अब देखिए, अभी आपको पता है कि जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन्होंने एक काफ़ी मेजर चेंज लाया है अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हमने यहाँ पर नेगेटिव स्कोरिंग का स्कीम देखा है। तो क्या अप्रोच आपका होना चाहिए, देखिए सबसे पहली बात, क्या नेगेटिव मार्किंग होना गलत बात है? क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए? इससे पहले पॉजिटिव सारे आपका जो अटेम्प्ट्स होता था वहाँ पर आपका कोई पेनल्टी नहीं लगता था। लेकिन अभी यहाँ से हुआ क्या है, यहाँ पर आपको हर रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए आपको पेनल्टी लगेगा, आपको नेगेटिव स्कोरिंग दिया जाएगा। तो क्या नेगेटिव स्कोरिंग होना गलत बात है? तो देखिए, सबसे पहली बात, नहीं, नेगेटिव स्कोरिंग होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। इनफैक्ट जो सीरियस स्टूडेंट है, जो सीरियस कैंडिडेट है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है। बिकॉज आप देखिए, आप खुद सोचिए, आप बहुत ही सीरियस कैंडिडेट हो एंड एक कैंडिडेट है जो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस कैंडिडेट है, बस एग्जाम में बैठना है। यस, देयर आर पीपल, एग्जाम में बैठना है तो आप बैठ रहे हो। सो ऐसे में क्या होता है कि आपका अगर नेगेटिव स्कोरिंग नहीं होता तो कोई भी इंसान तुक्का मार के, हो सकता है, देखिए तुक्का मार के कोई भी इंसान एग्जाम क्लियर नहीं कर लेगा। लेकिन जहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सवाल आता है तो डेफिनेट सी बात है, वहाँ पर जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है वो भी आपको सिग्निफिकेंट कंपटीशन दे सकते हैं अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर नेगेटिव स्कोरिंग रहता है तो देखिए, ये जो नॉन सीरियस अप्रोच होता है, ये जो तुक्का मारना होता है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो क्या आपको एग्जाम में तुक्का नहीं मारना चाहिए? लेकिन देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो सीरियस कैंडिडेट है वो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे के स्लाइड्स में। लेकिन यहाँ पर जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कंपटीशन अपने आप में काफ़ी कम हो जाता है। हालांकि ये बात भी सच है, उनके साथ हमारा कंपटीशन उतना होता है नहीं जो सीरियस कैंडिडेट है। तो नेगेटिव स्कोरिंग अपने आप में ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छा अप्रोच होता है। बस आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको पॉजिटिव अटेम्प्ट के लिए आपको स्कोर मिलेगा, नेगेटिव अटेम्प्ट के लिए आपको पेनल्टी मिलेगा। सो आपको करना ये है, आपको अपना नेगेटिव अटेम्प्ट जितना हो सके कम करना है। कैसे करेंगे आप, क्या है? तो देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आप सबसे पहले तो आपका टारगेट क्या है, आपको अपना नेगेटिव अटेम्प्ट कम करने हैं, आपको अपना नेगेटिव आंसर्स कम करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए, क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, आप देखिए कि कितने ऐसे क्वेश्चंस है जिनका आंसर आपको श्योर शॉट आता है। आप कितने आंसर्स को लेके श्योर हो, सबसे पहले तो आप उनको अटेम्प्ट कर लो। अब देखो, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आप कितना भी आप पढ़ लो, कितना भी आप तैयारी कर लो, कितना भी आप मॉक टेस्ट लगा लो, 100% करेक्ट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन एरर एक चीज़ रहता है। आपको जो ऑब्वियसली बात है, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे हैं इनको पता होगा, आपको करीब करीब, अगर आप बहुत ही अच्छा आपका प्रिपरेशन है तो 35 से 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आंसर आप लगा पाओगे।
एवरेज तो 20-25 क्वेश्चंस तो कोई भी लगा लेगा। अगर कोई एग्जाम में बैठ रहा है, उसने पढ़ाई किया है तो डेफिनेटली वो लगा लेगा। बहुत ही जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से जिनकी तैयारी होती है, वो 35 से 40-45 क्वेश्चंस का आंसर वो श्योर शॉट कर लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट 45 आंसर श्योर शॉट कर रहा है तो उसका निकलना लगभग तय हो चुका है। कट ऑफ कितना रहता है? आप सेफ जोन में रहने के लिए आपको करीब करीब 120 प्लस स्कोर करना होता है। यूपीएससी में, एपीएससी में अभी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है थोड़ा सा नीचे ही रहे। मोर ओवर सी सेट का पेपर भी आ गया है, काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट सी सेट में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर नहीं कर सकते। तो ज़रूरी नहीं है आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करने हैं। आपको ये ध्यान रखना है, आपको अपना जो ह्यूमन एरर है उसको जितना हो सके कम रखना है। अब ह्यूमन एरर को कम कैसे रखा जाए? एरर को आप कम कैसे करोगे? देखिए, एरर को कम करने का जो जो मोस्ट इफेक्टिव तरीका है, दैट इज बाय सॉल्विंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यू जो है, आपका जो टेस्ट आप लगा रहे हो, जो आप अभी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आपने ले रखा है, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। आपको अभी के टाइम पे, जैसे 30 डेज प्लस थोड़ा सा बचा है आपके हाथ में, तो अभी आपके लिए सबसे इफेक्टिव जो होता है ना, नुस्खा होता है, जो जड़ी बूटी कहते हैं, वो है आपके लिए आपका मॉक टेस्ट सीरीज। उससे बेटर और कोई अप्रोच नहीं हो सकता है इस टाइम के लिए। जितना ज़्यादा आप टेस्ट लिखोगे, जितना ज़्यादा आप एग्जाम लिखोगे, उतना ही ज़्यादा आपका एरर जो है वो कम होता रहेगा। अब देखिए, एरर कहाँ पे होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दिस 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 दिस। आपने ये नॉट नहीं दिखा, आपने क्या दिखा? आपने देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नॉट जो है वो आपके आंखों के नीचे से चला गया। और अगर आप पहली बार बैठ रहे हो एग्जाम में तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है या आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होगा कि यही सारे मिस्टेक होते हैं जो हमको बाद में जाके दिक्कत होता है। तो इन सारे मिस्टेक्स को हम लोग प्रैक्टिस के जरिए ही ठीक कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, जो आपको मिलेगा मॉक टेस्ट सीरीज के जरिए। आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, जो भी आप पेपर सॉल्व करते हो। देखिए, अब यहाँ पर स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि पेपर सॉल्व करते हैं लेकिन अपना जो मिस्टेक है उसको रेक्टिफाई नहीं करते हैं। आपने कोई एक रॉन्ग अटेम्प्ट लिया तो आपको एनालाइज करना चाहिए। अगर आपको पेपर सॉल्व करने में 1.5 घंटा लग रहा है तो आपको उसको एनालाइज करने में और कम से कम 1.5 से 2 घंटा देना चाहिए, ताकि आपको पता चले आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है और वहाँ पे क्या करेक्ट होना चाहिए था, क्या करेक्शन चाहिए था। आप जो है अपना टेस्ट लगाते वक्त ऐसे बहुत सारे चीज़ों को आप देखोगे, आप पढ़ोगे, जो आपको पहले पता नहीं था, आप अभी सीखे हो। तो हमेशा ध्यान रखना ये है कि जो भी आप टेस्ट के वक्त आप नया सीखते हो, वो हमेशा आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए। आपको कोई ट्रिक डेवलप करना चाहिए या फिर ऐसा एनीथिंग जो कि आपको याद रहे। सो जो भी पॉइंट्स आप न्यूली सीख रहे हो, उन पॉइंट्स को ऐसे ही ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए। उनको आपको नोट डाउन ज़रूर करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, सर कौन से इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट लिया जाए, सर कौन सा मॉक टेस्ट अच्छा होगा, कितने मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो देखिए, आप इंस्टीट्यूट कोई भी चुनो, आपका मेन मुद्दा ये है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, एटलीस्ट मैं कहता हूँ 40 to 50 60 मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ये दो चीज़ है जो आपको अभी 1-1.5 महीना जो आपके हाथ में, 1.5 महीने तो है नहीं, 1 महीने से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो जो आपके हाथ में टाइम है, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज जितना हो सकता है आप उतना सॉल्व करिए। अब देखिए, अटेम्प्ट कैसे लगाए, आपको मैंने बता दिया कि आपको इतने क्वेश्चंस आएंगे, इतने क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा। वहाँ पर आप क्या करोगे? अभी आपको सपोज मान लो आपको 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको श्योर शॉट आते हैं, आपको मिल रहा है 60, तो 60 स्कोर लेके आप पास नहीं करने वाले हो। आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आने वाला है, प्रीलिम्स आप क्लियर नहीं करने वाले हो, तो आपको 30 से ज़्यादा अटेम्प्ट लगाना पड़ेगा। तो आप कैसे लगाओगे अटेम्प्ट? तो देखिए, आपका जो आंसर है उसको सबसे पहले तो आप डिवाइड कर लो। एक होता है श्योर शॉट वाले आंसर और दूसरा होता है जिनका आपको उतना आइडिया नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 2 तो गलत हो गया, आपको पता है ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते, बाकी ऑप्शन बचे 2, मतलब 50-50 चांस है। सो सबसे पहले तो आप देखो, उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लो जिनमें 50-50 चांस है। इनको अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो 50% पॉसिबिलिटी है जो आप करेक्ट कर सकते हो। अब देखो, आंख बंद करके तुक्का लगाना नहीं है। मैंने पहले कहा था कि जो एकदम से तुक्का लगाते हैं वो सही नहीं है, वो आप ब्लफ खेल रहे हो। वो सिविल सर्विस के एग्जाम में तो एटलीस्ट नहीं होता है।
बट आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। आप जो तुक्का लगाओगे वहां पर आप अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो। आपको आपने सुना होगा एलिमिनेशन मेथड का आप इस्तेमाल करते हो। ये दो ऑप्शन गलत है तो इनको आपने हटा दिया, बाकी आपके पास ऑप्शन बचे दो। सो यहाँ से अगर आप एक अटेम्प्ट लेते हो तो आपका 50% चांस बनेगा करेक्ट होने का। सो जो 50% वाले ऑप्शन है सबसे पहले तो आप इनको ले लो। सपोज मान लो आपका 15 क्वेश्चन और सॉल्व हो गया, पहले आपका 30 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था श्योर शॉट, फिर आपने 15 क्वेश्चन और ले लिया, 15 अटेम्प्ट और ले लिया 50-50 चांस करके, 45 आपका फिर भी हो रहा है 90। तो आपका 90 में से तो आपका स्कोर 90 भी होता है तो भी आप क्लियर नहीं कर रहे हो। सो आपको और आगे जाना पड़ेगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं लेते हो तो आपका वैसे भी क्लियर नहीं होने वाला है। सो आपको अटेम्प्ट लेना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अब 33% वालों में जाओगे। 33% वाला मतलब क्या है, सपोज मान लो 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से एक ऑप्शन गलत है, ये आपको श्योर शॉट पता है, बाकी 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी एक करेक्ट होगा। सो आप अगर अटेम्प्ट लेते हो तो आपका 33% चांस है कि वो आपका अटेम्प्ट सही होगा। सो एटलीस्ट देयर इज 33% प्रोबेबिलिटी कि आपका अटेम्प्ट जो है वो करेक्ट होगा। सो आपको वो चांस डेफिनेटली लेना चाहिए। सो यहाँ से ऐसे करके आप और 15-20 क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपका कुल मिलाकर आप देखोगे आपका जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है करीब करीब आप मान लो 60 to 65 हो गया, लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं होता है। सो इसीलिए जो स्टूडेंट अराउंड 40 से 45 क्वेश्चंस को श्योर शॉट लगा रहे हैं उनका लगभग निकलना तय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुक्का जो आप लगाते हो, जो कैलकुलेटेड रिस्क, तुक्का मैं नहीं कहूँगा, कैलकुलेटेड जो आप रिस्क लेते हो वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बनता है आपका क्लियर होने का, आपका अटेम्प्ट करेक्ट होने का। इसके बाद आते हैं वो क्वेश्चन जिनमें आप 25% चांस ले सकते हो, मतलब 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको कुछ नहीं पता है एंड देन थोड़ा बहुत आगे पीछे का पता है तो फिर आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई पूछता है, से फॉर एग्जाम्पल आपको पूछेंगे नहीं बैटल ऑफ प्लासी कौन से साल में हुआ था, तो आपका ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था से फॉर एग्जांपल 1857 में, 1759 में, 1600 में, और एंड एक ऑप्शन दिया रहेगा से फॉर एग्जांपल आपका 1517 में। तो ऐसे आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे। सो आपको ऑप्शंस ऐसे लगाना है जैसे कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, तो आपको पता है कि 1857 हो नहीं सकता है, 1600, इनफैक्ट इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो इस तरह से आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा कि आपको पता होना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत आगे पीछे का भी अगर आइडिया है तो भी आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो आपको अटेम्प्ट जरूर लेना है। एंड कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट, देखिए अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग होते हैं जो 100% अटेम्प्ट करके आना चाहते हैं, लेकिन अगेन वो भी थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। एंड मेरा पर्सनली अगर आप पूछोगे तो मैं 85 to 90 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मैं सेफ जोन में मानता हूँ। वहाँ से वो एक सेफ जोन होता है, वो मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन हर किसी का अलग होता है। देन आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट, जैसे कि मैंने अभी बोला है कि आपको कितने अटेम्प्ट लेने चाहिए, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हड़बड़ाहट में कुछ एकदम से 100% अटेम्प्ट कर देते हैं, कुछ कैलकुलेट ज़्यादा करते हैं कि 60 ही अटेम्प्ट करूँगा और 60 को मैं करेक्ट करूँगा 100% करेक्ट, तो 120 हो जाएगा, मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, सबसे पहले आपका जो नर्व्स है उस पर कंट्रोल रखिए। आपने 2 साल 3 साल 4 साल आपने प्रिपेयर किया है और वो पूरा जो है ना आपका एग्जाम हॉल में जो आप 2 घंटा बैठ के जीएस का 2 घंटा आप सीसेट का लिख रहे हो, उसी 2 घंटे में सब कुछ डिसाइड होना है। तो सबसे पहली बात वो 2 घंटे आप अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखिए। और जो गोल्डन रूल कहा जाता है एग्जाम में अटेम्प्ट लगाने के लिए, कोई भी स्पेक्यूलेशन ना करे, कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन लेके एग्जाम में ना जाए कि मुझे 60 क्वेश्चन का ही अटेम्प्ट करना है या मुझे 80 ही अटेम्प्ट करने हैं, एग्जाम में पेपर ऐसा होगा तो मैं ऐसे अटेम्प्ट करूंगा, ये पेपर को ईजी होने वाला है, ये पेपर टफ होने वाला है। ऑल दी स्पेक्यूलेशंस दे आर वर्थलेस, वो आपको नहीं रखना है अपने दिमाग में। आप जब एग्जाम हॉल में जाते हो दिमाग को ब्लैंक करके ही आपको एग्जाम में जाना है, कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन नहीं चाहिए। देखिए जब आप पॉजिटिव स्पेक्यूलेट करते हो ना तो आप केयरलेस हो जाते हो। अक्सर ऐसा होता है आपने 30 क्वेश्चन सही लगा लिए, उसके बाद आप थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हो। अगर आपका कंट्रोल नहीं है कि अरे अच्छा हो रहा है मेरा, अभी मैं कर रहा हूँ सही से, तो आप थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हो और वहाँ पे केयरलेसनेस के वजह से आपका जो पॉजिटिव स्पेक्यूलेशन है वो आपके लिए खराब हो सकता है, वो आपको डुबा सकता है।
नेगेटिव स्पेकुलेशन जो है वो आपकी कॉन्फिडेंस को लो कर देगा। आप एग्जाम में घुसने से पहले अरे मेरा प्रिपरेशन तो हुआ नहीं है, मैंने तो ये पेपर लगाया नहीं था, मैंने तो आसाम ईयर बुक पढ़ा नहीं था। सो ऑल दिस नेगेटिव स्पेकुलेशंस ये आपका कॉन्फिडेंस को लो कर देगा। आपने पहला 5 क्वेश्चन देगा, पहले 5 क्वेश्चन में आपको एक भी नहीं आता है, आपने अटेम्प्ट नहीं लिया, तो आप कॉन्फिडेंस आपका लो हो गया, तो अगेन आपको लगेगा पेपर बहुत ही टफ है, आपका नहीं होगा। तो आप ऐसा जो स्पेकुलेशंस होते हैं ना, इनको आप अपने दिमाग से सबसे पहले तो निकाल दो, क्योंकि ये क्या करेंगे ना, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनमें भी आपका ये गड़बड़ कर देगा, आपका ये जो स्पेकुलेशन है। अब देखो आपका एक और ये सवाल अगेन कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर वो स्टेट स्पेसिफिक जो पार्ट्स है इनको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि 33% के आसपास रहेगा जो स्टेट से पूछा जाएगा, स्टेट स्पेसिफिक होगा। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखो अगर आपने पहले स्टेट स्पेसिफिक जो भी कंटेंट आपने नहीं पढ़ा था तो फिर अभी आप नहीं पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा। आप आसाम हिस्ट्री 10 दिन के अंदर ख़त्म नहीं कर सकते हो, तो जितना पॉसिबल हो उतना ज़्यादा आप टेस्ट पेपर सॉल्व करो। अगेन आर्ट एंड कल्चर के लिए जो भी टेस्ट पेपर या जो भी आपके पास हैंड आउट जो भी आता है उसको आप सॉल्व करो। एंड जो स्टैटिक पार्ट है जैसे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, वो आपका बेस जो बना हुआ है उसी के ऊपर रिलाय करो। आप नया कुछ इनोवेट करने मत जाओ, नया कुछ सीखने मत जाओ, अभी सीखने का टाइम बिल्कुल नहीं है। एंड करंट अफेयर जो है उसमें बहुत ही सिलेक्टिव होना है आपको, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर मिल रहे हैं। एंड करंट अफेयर को अपडेट करना, जैसे कि अभी 1 महीना एग्जाम बचा है, अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ पता है क्वेश्चन पेपर बन चुका होगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन यहाँ से रिलेटेड करंट अफेयर में उतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। आपने ऑलरेडी जो पढ़ रखा है उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कितने रिवीजन चाहिए, मिनिमम 3 रिवीजन चाहिए होता है इफेक्टिवली एग्जाम में स्कोर करने के लिए। अल्टीमेटली बात एक ही है, आपको पॉजिटिव रहना है एंड अपने बेसिक्स में कंसंट्रेट करना है। अगर आपका एक करंट अफेयर छूट भी जाता है इट्स फाइन, लेकिन अगर जो स्टेटिक पार्ट है, आपने इंडियन पॉलिटी का पढ़ रखा है, आपको पूछा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में और आपने वहां पर गलती कर दिया, तो देखो वो सबसे बड़ा पाप है, वो आप एफर्ट नहीं कर सकते हो। सो अपना जो बेसिक्स है उस पर आप रिलाय करो, उस पर आप फोकस करो। एंड आपका जो करंट अफेयर वाला पार्ट है इसको जितना हो सकता है आप रिवाइज करते रहो, मॉक टेस्ट सीरीज लगाते रहो। सो यही है आपका अल्टीमेट स्ट्रेटेजी। आई होप ये आपके लिए क्लियर है। सो दिस इज फ्रॉम अशोका IAS। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।